नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। औद्योगिक उत्पादन दर में गिरावट पर वित्त मंत्री ने जताई निराशा। कहा, आर्थिक हालात सुधारने के लिए सरकार उठा रही है जरूरी कदम। राष्ट्रपति पद के लिए 19 जुलाई को होगी वोटिंग। 16 जून को जारी होगी अधिसूचना। प्रणब के नाम पर सहमति के आसार। सोनिया गांधी से ममता बनर्जी बुधवार करेंगी मुलाकात। सरकार पर एक बार फिर बरसे अन्ना हजारे। कहा, अगर देशद्रोही हूं तो जेल में क्यों नहीं डालते। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कानून क्यों नहीं बनाना चाहती सरकार। ब्लैक मनी के मुद्दे पर मुलायम सिंह यादव से मिले बाबा रामदेव। एसपी सुप्रीमो ने कहा, अपनी मुहिम में सफल होंगे बाबा। समर्थन का दिलाया भरोसा। और सियाचिन के मुद्दे पर जमी बर्फ नहीं पिघली। भारत पाकिस्तान के रक्षा सचिवों की बातचीत बेनतीजा खत्म। वार्ता जारी रखने पर बनी सहमति। राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 16 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। वहीं 30 जून तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 2 जुलाई को नामांकन की जांच होगी और उम्मीदवार 4 जुलाई तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि 19 जुलाई को मतदान होगा और 22 जुलाई को मतगणना की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने कहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होगा। राज्यसभा के महासचिव चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। 24 जुलाई को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। In pursuance of subsection 1 of section 4 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, the Election Commission of India has fixed the following schedule for the election to fill the office of the President of India. Issue of Election Commission's notification calling the election will be issued on 16th June 2012, that is Saturday. Last date for making nominations, it shall be 30th June 2012, which is also a Saturday. Date for the scrutiny of nominations, 2nd July 2012, Monday. Last date for withdrawal of candidatures, 4th July 2012, which is a Wednesday. Date on which a poll shall, if necessary, be taken is 19th July 2012, Thursday. Date on which counting, if required, shall be held is on 22nd July 2012, which is a Sunday. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रपति पद के लिए प्रणब मुखर्जी के नाम पर करीब करीब राजी हो गई हैं। सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी से 2 बार फोन पर बातचीत की है। सूत्रों की माने तो इस मामले पर बात करने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली में आ गई हैं। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी बुधवार को सोनिया गांधी से मिलेंगी। वहीं टीएमसी सूत्रों के मुताबिक विशेष आर्थिक पैकेज नहीं मिलने से ममता बनर्जी नाराज हैं, लेकिन उनकी ये नाराजगी इतनी ज्यादा नहीं है कि वे प्रणब मुखर्जी के नाम पर तैयार न हो। वहीं अब तक ये भी खबर आ रही थी कि प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा ममता बनर्जी अटका रही हैं, लेकिन सूत्रों ने दावा किया है कि अब तस्वीर बदल चुकी है और ममता बनर्जी बदले हालात में प्रणब मुखर्जी का समर्थन देने का मन बना चुकी हैं। सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि उनकी मुखालफत किसी भी नेता के लिए नहीं है, बल्कि वे तो इस बात का इंतजार कर रही हैं कि कांग्रेस अपने नाम की घोषणा करे। वहीं राज्य को आर्थिक पैकेज नहीं मिलने से ममता दुखी हैं, लेकिन सूत्रों का यही कहना है कि सरकार से नाराजगी के बावजूद ममता बनर्जी प्रणब मुखर्जी को समर्थन देने का मन बना चुकी हैं। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी के चयन पर माथापच्ची कर रही कांग्रेस को यूपीए के प्रमुख घटक दल एनसीपी का साथ मिल गया है।
एनसीपी ने यूपीए के उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। हालांकि केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि कांग्रेस फिलहाल प्रत्याशी पर यूपीए के घटक दलों के बीच सहमति बनाने में जुटी है। वैसे तो रायसीना हिल्स की रेस में सबसे आगे प्रणब मुखर्जी हैं, लेकिन रविवार को उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली। एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति कोई अपनी मर्जी से नहीं बन सकता। मुंबई में एनसीपी सुप्रीमो की पुत्री और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि उनकी पार्टी यूपीए के उम्मीदवार को समर्थन देगी। हालांकि इस मामले पर कोई भी अंतिम फैसला शरद पवार लेंगे। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने भी प्रणब की पैरवी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता और राज्य के मंत्री मानस भुइया ने कांग्रेस हाईकमान द्वारा प्रणब को प्रत्याशी घोषित करने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनका समर्थन करने की अपील की है। उधर प्रणब मुखर्जी का काबुल दौरा रद्द हो गया है। सोमवार रात सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद प्रणब मुखर्जी ने ये अपना दौरा रद्द कर दिया। प्रणब मुखर्जी 14 जून को काबुल दौरे पर जा रहे थे, लेकिन अब उनकी जगह पर कानून मंत्री सलमान खुर्शीद काबुल जा सकते हैं। प्रणब के काबुल दौरा रद्द होने से ये खबर और भी पुष्ट हो रही है कि उनका यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना तय हो गया है। कांग्रेस 15 जून को इस संबंध में औपचारिक घोषणा कर सकती है। राष्ट्रपति चुनाव की गहमा गहमी के बीच वरिष्ठ बीजेपी नेता जसवंत सिंह भी उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी कांग्रेस में इस मामले पर मौन सहमति हो गई है कि यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए जसवंत सिंह के नाम पर सहमति बन जाती है तो प्रणब मुखर्जी का निर्विरोध राष्ट्रपति चुना जाना सुनिश्चित हो जाएगा। पीएमओ की चिट्ठी का जवाब देने अन्ना हजारे मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपने अंदाज में सरकार और प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम की कोई चिट्ठी मिल गई है। अन्ना ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा है कि आखिरकार वे देशद्रोही बताकर उनकी छवि क्यों खराब कर रहे हैं। अन्ना ने सरकार को चुनौती भरे अंदाज में कहा कि अगर वे देशद्रोही हैं तो सरकार के पास संस्थाएं हैं और वे उनके खिलाफ जांच करवा सकते हैं, और अगर वे देशद्रोही साबित हो जाते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाए। आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने के आरोप पर अन्ना हजारे ने चुनौती भरे लहजे में सरकार से कहा कि अगर इन बातों में कोई सच्चाई है तो सरकार इसका खुलासा करे। अन्ना हजारे ने यह भी कहा कि सरकार की तरफ से ये बातें सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को भटकाने और लोकपाल बिल से ध्यान हटाने के लिए फैलाई जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसीलिए संसद में कमजोर बिल पेश किया गया, क्योंकि सरकार मजबूत लोकपाल बिल नहीं चाहती। अन्ना हजारे ने यह भी कहा कि सरकार को जनता की राय लेकर कानून बनाना चाहिए। प्रेस में छपी बातों के अनुसार पंतप्रधान कार्यालय ने कहा कि अन्ना हजारे देशद्रोही है। हमारा कहना है कि अगर देशद्रोही है, सरकार आपकी है, आपके पास पूरी यंत्रणा है, तो देशद्रोही अगर है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते, क्यों नहीं उनको जेल में डालते। अन्ना और टीम के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, ये आरोप तो लगाया, लेकिन विदेशी ताकत कौन सी है वो नहीं बताया। जनता का जन लोकपाल के ऊपर जो ध्यान है उसको हटाने के लिए ऐसे गलत आरोप कर रहे हैं। अगर आपके पास इतना ढांचा है तो दिन ब दिन भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? क्या कारण है ये भ्रष्टाचार बढ़ने का? सरकार ऐसे कानून के बारे में भी हिचक रही है, उनकी नीयत साफ नहीं है। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने टीम अन्ना की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वे उन्हें कोर्ट में ले जाएं। एनसीपी की 13वीं वर्षगांठ पर पवार ने कहा कि अगर टीम अन्ना को मुझ पर लगाए गए आरोपों को लेकर पक्का विश्वास है तो वे मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाते। उन्होंने ये भी कहा कि वे इस मुद्दे को कोर्ट में क्यों नहीं लेकर जाते। वे ऐसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें पता है कि कोर्ट में उनका पक्ष कमजोर साबित होगा।
पवार ने यह भी कहा कि टीम अन्ना ने 14 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनके खिलाफ 2007 में गेहूं के आयात को लेकर आरोप लगाए गए हैं। पवार ने गेहूं आयात घोटाले के आरोप को बेबुनियाद करार दिया। कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित घोटाले की जांच कराए जाने की टीम अन्ना की मांग का लेफ्ट ने समर्थन किया है। आपको बता दें कि टीम अन्ना ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके 14 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और उनकी जांच एक स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराए जाने की मांग की थी। टीम अन्ना की इस मांग का अब सीपीएम ने खुलकर समर्थन किया है। उधर सरकार अब खुलकर टीम अन्ना के खिलाफ आ गई है। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि अन्ना हजारे और उनकी टीम के विचारों में मतभेद हैं। We would like a full and thorough investigation into this coal block allocations. We cannot buy the arguments given by the Prime Minister's office justifying giving the rationale for the coal block allocations made in that period. I'm not the only one who says the Prime Minister is a good man. Anna Hazare said the Prime Minister is a good man. One day he says he's a good man, one day he says I'm not sure he's a good man, then he says he's a good man, I'm not sure that he's a good man. Why? It clearly shows that the objective that Anna Hazare has and the objective that his team has are completely and totally different. और इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें।